देखो सर, एक नेक्स्ट टॉपिक है। अपन ने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, है ना, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। एक और इसमें देखो एक टॉपिक रह गया था, वो बता दें। फोर्स के बारे में देखें। फोर्स दो प्रकार के होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव फोर्स किन्हें बोलते हैं फिजिक्स में, और नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं? देखो, कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जिनका वर्डन रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे अपन को बॉडी को ए से बी तक ले जाना है, तो यहाँ से भी ले जा सकते हो, ऐसे ले जा लो, या ऐसे ले जा लो, ऐसे घुमा फिरा के यहाँ तक, या ऐसे चले जाओ डायरेक्ट। ये अगर इनका जो रास्ता है, मतलब सॉरी, अगर इनका जो वर्डन है, ये तीन रास्ते अपन ने बनाए हैं, 1, 2 और ये 3, तीनों पे बॉडी को हम ए से बी तक ले गए हैं, और अगर तीनों में वर्डन सेम हो, मतलब पहले रास्ते का वर्डन, दूसरे रास्ते का वर्डन और तीसरे रास्ते का वर्डन, अगर ये तीनों सेम है, इट मीन्स ये जो फोर्स है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब जिनका वर्डन रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, एक ऐसे फोर्स जिनका वर्डन रास्ते पर डिपेंड ना करे, वो कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और जिनका वर्डन, मतलब इनका वर्डन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्डन भी तीनों केस में क्या होगा? सेम होगा। जैसे अगर देखा जाए, जैसे ग्रेविटी वाला अपन पढ़ रहे थे, अगर ऊपर तक ले जाने में हमको कितना वर्क करना पड़ रहा है? देखो, चाहे तुम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऐसे ले जा लो, 5 मीटर ऊपर ले जाओ, या तुम ऐसे 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 करके 5 मीटर ऊपर ले जाओ, दोनों का वर्क डन सेम रहेगा, दोनों में पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ले गए, या अभी मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको अपन ऊपर ले जाए 10 मीटर, था अभी कराए ना, अभी 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था, उसको अपन 10 मीटर हाइट ऊपर ले जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा? अभी किया तुम लोगों ने। तो इसमें देखो, इसका वर्डन चाहे हम यहाँ से ऐसे ले जाए डायरेक्ट, चाहे इसको यहाँ से ऐसे घुमा फिरा के ले जाओ, टोटल वर्डन दोनों में सेम रहेगा। मतलब इनका जो वर्डन है वो इस टेढ़े मेढ़े रास्ते पे डिपेंड नहीं करता कि भाई ये रास्ता लंबा है तो यहाँ का वर्डन ज़्यादा होगा, ये रास्ता छोटा है तो यहाँ वर्डन छोटा होगा, ऐसा इससे मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करें, स्टेट फंक्शन जो स्टेट पे डिपेंड करे। इसका मतलब सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है इनकी, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे फोर्स जिनका वर्डन किस पे डिपेंड करे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे बस डिपेंड करे, रास्ते पर डिपेंड ना करे। इसका मतलब जैसे ही मैंने यहाँ बताया, मतलब जो ग्रेविटी का जो वर्डन होता है, ग्रेविटी का जो वर्डन होता है वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। जो भी करता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, टोटल वर्डन कितना हुआ? देखो, जैसे हम यहाँ से यहाँ ले गए, अभी फिर से देखो कर लेते हैं। मान लो जी की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने का वर्डन कितना होगा? बताओ। mgh, अरे बोलो mgh, मतलब ये 5, और बॉडी का मास ले लेते हैं अपन 2 kg, तो हो गया 2 × 10 × 10 × 5, कितना आ गया ये आंसर? 100 जूल हुआ। और मान लो अपन इसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे ऐसे, मान लो ये 1 मीटर चले ऐसे, ये वाला तो ठीक है, कुछ भी ले सकते हो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लो ले लिया अपन ने 2, और ये वाला भी 2 ले लिए। अच्छा देखो, ग्रेविटी का यहाँ से यहाँ वर्क निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक वर्क कितना आएगा? यहाँ से यहाँ तक ले जाने का mgh लगाए, 2 × 1 × 10 कितना हुआ? 20 mgh लगा रहे ना, यहाँ से यहाँ तक ले जाने का वर्क कितना होगा? 20 ही तो होगा। और यहाँ से यहाँ ले जाने का वर्क कितना होगा ग्रेविटी का? 0, क्योंकि ग्रेविटी अपन जा इधर रहे हैं और ग्रेविटी नीचे लगती है, याद है 90 डिग्री एंगल। भाई यहाँ से यहाँ तक तो वर्क होगा, यहाँ से यहाँ तक तो वर्क हो गया 20, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने का वर्क कितना होगा? 0, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं अपन, ग्रेविटी कहाँ लगती है? नीचे। तो यहाँ से यहाँ जाने का वर्क डन तो 0 हो गया। फिर देखो, यहाँ से यहाँ 2 मीटर गए ऊपर, 2 मीटर ऊपर गए, फिर कितना करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए वर्क? 2 × 1 × 2 × 2 × 10, कितना आ गया? ये कितना आ गया? 40 जूल। फिर आ जाओ इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ ले जाने का वर्क कितना होगा? 0, और यहाँ से ले जाने का वर्क फिर से निकालेंगे, 2 × 2 × 10 कितना आया? 40। तो टोटल कितना आया? ये 100 जूल ही तो आया। 20, 40 + 40 कितना हो गया? पहले कितना था?
इसका मतलब ये जो वर्क डन है यहां से यहां तक जाने का जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, इस रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। ओवरऑल हम ऊपर गए कितना, ऊपर कितना गए, टेढ़ा यहाँ कितना गए हमें मतलब नहीं, ऊपर तो तुम 5 ही मीटर गए हो ना, 1 मीटर यहाँ पे ऊपर गए, 2 मीटर यहाँ पे और 2 मीटर यहाँ पे, तो ऊपर कितना गए हो। अब चाहे तुम सीधे 5 मीटर ले जाओ चाहे घुमा फिरा के ऐसे ले जाओ, गए तो तुम 5 ही मीटर हो ऊपर। हमको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन मतलब है, तुम 5 मीटर ऊपर गए हो इसलिए तुम्हारी एनर्जी कितनी होगी, 100 जूल ही होगी। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की एनर्जी कितनी होगी। इसका मतलब ये कौन सा वर्क, मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इसका जो वर्क डन है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। तुम चाहे सीधे ऊपर चले जाओ चाहे टेढ़े बेढ़े ऊपर जाओ, जहां तो तुम 5 मीटर ऊपर ही रहे हो। तो ग्रेविटी वर्क डन रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स ये कैसा फोर्स है, इट इज द कंजर्वेटिव फोर्स। और ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन रास्ते पर डिपेंड करे उनको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे कौन कौन से फोर्स हैं, जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जैसे अगर यहां से देखो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत खतरनाक चीज है। क्या होता है ये दोगला होता है। जब इसको इधर ले जाएंगे ना बॉडी को, तो अपन को पता है फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। और मान लो यहाँ तुमको म्यू यू की वैल्यू दे दे तो फ्रिक्शन भी निकाल सकते हो। फ्रिक्शन का वर्क डन मान लो यहाँ से ले जाने में अगर तुमको हो रहा है, मान लो यहाँ पे कितना हो रहा है, इस तरफ केस में इधर ले जा रहे हैं तो 10 जूल वर्क हो रहा है मान लो। और अगर वापस लाएंगे ना इसको, वापस खींचोगे तुम यहीं से, मान लो हम ए से बी ले गए थे, हमको 10 जूल का वर्क करना पड़ा, और वापस बी से ए लाओगे तब कितना वर्क करना पड़ेगा, बोलो। तो वर्क डन करना पड़ेगा फिर से 10 जूल का, क्योंकि फ्रिक्शन डायरेक्शन क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो 10 जूल इधर ले जाने में करना पड़ेगा, वापस लाएंगे तब भी 10 जूल करना पड़ेगा। तो इस बार वर्क हो जाएगा कितना, 20 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि इतना ही रहेगा, 10 जाने में तो 10 आने में भी लगेगा, तो 20 जूल का वर्क हो जाएगा। लेकिन ग्रेविटी में ऐसा नहीं है, अगर 10 जूल का वर्क ऊपर जाने में हुआ ना तो वापस आएंगे जब लौट के तो -10 जूल का वर्क मिलेगा अपन को। ऊपर जाने में वर्क अपन ने कितने किया है, 100 जूल का, और नीचे लाएंगे तो कितना वर्क हो जाएगा अपन को मिलेगा, -10 जूल का। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 0। टोटल वर्क यहाँ से यहाँ गए और वापस आ गए तो टोटल वर्क 0 हो जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता, फ्रिक्शन में अगर गए हैं 10 आएंगे 10 तब भी 10 करना पड़ेगा वापस, तो टोटल 20 हो जाएगा फ्रिक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ना, उनका वर्क डन एक राउंड ट्रिप में, मतलब यहाँ से चले और वापस आ गए अपन तो 0 होगा। लेकिन फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता, फ्रिक्शन में अपन ए से बी गए 10 जूल का किए तो ए से बी से ए आएंगे तब भी 10 जूल का वर्क करना पड़ेगा, तो टोटल 20 जूल का हो जाएगा। यहाँ वर्क डन 0 नहीं होता, नेट वर्क मतलब एक ट्रिप में या एक राउंड में यहाँ पे वर्क डन 0 नहीं होता है। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, एक राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना हो जाता है, 0। ठीक है, अगर यहाँ से जैसे इधर गए हो तुमने 10 जूल का वर्क किया, वापस आओगे तो -10 जूल का हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 है। क्या नॉन कंजर्वेटिव में नहीं होता, यही तो अंतर है। पहला देखो, कंजर्वेटिव में वर्क डन होता है रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। नॉन कंजर्वेटिव में डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल, और रास्ते पर भी डिपेंड करता है किस रास्ते से जाएंगे। जैसे भाई ऐसे जाओगे तो फ्रिक्शन का कुछ वर्क अलग होगा, लेकिन अगर ऐसे जाओगे फ्रिक्शन का वर्क डन अलग होगा। 3 रास्ते हैं, अगर एक रास्ता ऐसा है एक रास्ता ऐसा है, तो तीनों केस में फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों जगह पे फ्रिक्शन की वैल्यू भी अलग अलग होगी। फ्रिक्शन का वर्क डन रास्ते पर डिपेंड करता है, मतलब फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करता है, इसलिए रास्ते पर डिपेंड तो करना ही पड़ेगा ना, उस पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब नहीं है। हाँ है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर होता यहाँ से यहाँ तक, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगा के हम बॉडी को यहाँ से यहाँ ले जाते तो तीनों केसेस में वर्क डन क्या होते, अलग अलग। कंजर्वेटिव में तीनों वर्क डन क्या रहेंगे, सेम। अंतर समझ आ रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जिनका वर्क डन रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं, जिनका वर्क डन रास्ते पर डिपेंड करता है। दूसरा, इनका एक राउंड ट्रिप में वर्क डन कंजर्वेटिव में 0 होता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में एक राउंड ट्रिप में, एक साइकिल में वर्क डन 0 नहीं होता। उदाहरण मैंने बता दिए कंजर्वेटिव फोर्स के जो एग्जांपल है, सबसे अच्छे एग्जांपल जो अपन पढ़ते हैं, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, अभी आगे चल के 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये 4 फोर्स अपन लोग पढ़ते हैं, ये चारों के चारों क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स अभी पढ़ेंगे आगे चल के। विस्कस लिक्विड के सीधा ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स लगता है, जिसे दो सरफेस के बीच फोर्स लगने वाले फोर्स को अपन फ्रिक्शन बोलते हैं। ऐसे लिक्विड अपन मानते हैं लिक्विड कोई भी लिक्विड जो होता है वो लेयर के फॉर्म में फ्लो होता है, तो दो लेयर के बीच में जो फोर्स लगता है उसे विस्कस फोर्स बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, ये पढ़ेंगे अपन लोग, आएगा, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। मतलब एक प्रकार से ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो अपन देखो एक डिफरेंस करके ही लिख लेते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये देखो डिफरेंस तुम लोग के लिए मैं लिख के लाया हूं, जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है। पहला देखो पॉइंट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ मूविंग फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, है ना, यही बताया मैंने। फॉलोड बाय द पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करके जा रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ मूविंग, है ना, इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करके जा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा नॉन कंजर्वेटिव का। लंबा रास्ता होगा तो लंबा वर्क करना पड़ेगा। हाँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन टेकिंग अ पार्टिकल अराउंड अ क्लोज पाथ या कंप्लीट साइकिल इज जीरो, ये मैंने बताया अभी। ऊपर जाएंगे, ऊपर से वापस नीचे जाएंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो टोटल वर्क। फिर इसमें जीरो नहीं होता और क्या, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बात तो ही है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इसमें पाथ पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड करता है। देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक। अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अपन ने पढ़ा है अभी, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, याद है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, के इनिशियल। अच्छा तो अगर ये जीरो है, वर्क डन अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा ये, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, के इनिशियल बराबर के फाइनल। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एक राउंड ट्रिप में अगर बात करें किसकी, कंजर्वेटिव फोर्स में, एक राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो होता है, तो वर्क डन अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब पहले अगर जैसे अपन ले गए बॉडी को, कंजर्वेटिव फोर्स लगाया, जैसे यहां से यहां तक ले गए, इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो यहां से बढ़ी 10 हो गई या 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो वापस जब आएंगे इधर पे तो कितना हो जाएगी, पहले जीरो थी, जीरो से 10 हुई, तो फिर अब 10 से जीरो हो जाएगी। या अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यहां से लेके यहां तक उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है और उसमें वर्क डन हो ही नहीं रहा, वर्क डन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, उस पर फोर्स नहीं लग रहा होगा। अब फोर्स नहीं है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या रहेगा, जीरो। अगर वर्क डन जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है तो मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम हो जाएगी वापस, ठीक है। जैसे अपन ने इसको जीरो से चेंज किया 10 तक ले आए और वापस अगर लाएंगे इसको तो वापस जीरो हो जाएगी, मतलब चेंज कितने का हुआ, उसी का नहीं हुआ। इनिशियल और फाइनल बराबर हो गए तो चेंज कितने का हुआ, जीरो ही का हुआ। मतलब एक कंप्लीट साइकिल में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो। किसमें, कंजर्वेटिव फोर्स में। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा। अगर यहां ले जाएंगे अपन, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो पाएगी या चेंज वापस उतना नहीं हो पाएगा। तो यही है, ये इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक, मतलब डेल्टा के इसमें जीरो होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ क्लोज पाथ अंडर अ कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें डेल्टा के जीरो नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिए, ऑल सेंट्रल फोर्स ड्यू, है ना, सेंट्रल फोर्स एज अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये तो लिखाई दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स भी आता है इसमें, एग्जाम्पल है। और इसमें बता दिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, ये सब, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो आराम से। विस्कस अब ये पढ़ाएंगे ना, अभी मैंने बता दिया था वैसे, ये अभी बस इतना याद रख, नाम अभी याद रख लो, बाकी पढ़ाएंगे अपन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ
फ्लूइड में। अभी तो बस नाम बस याद है, अभी तुमसे एग्जाम्पल बस पूछेंगे, डिफरेंस लिखते समय काम आएगा। हाँ